हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पर। तो दोस्तों, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ मैकबेथ और डिटेल स्टडी करा रहा हूँ इसकी। अभी तक मैंने फर्स्ट एक्ट का 3 सीन कंप्लीट कर दिया, यानी थर्ड सीन मैंने कंप्लीट कर दिया। फोर्थ सीन की समरी भी मैंने बताई थी। तो आज हम लोग फोर्थ सीन को लाइन बाय लाइन पढ़ने का प्रयास करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। ओके, तो चलिए मैं आपको देर न करते हुए सीधे फोर्थ सीन पढ़ाता हूँ। आप बुक खोल के बैठ जाइए, नहीं तो मेरे पास यहाँ मोबाइल में भी बुक है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। ओके, तो सीन फोर्थ हम लोग को पढ़ना है। चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। देखिए, लाइनों पर आप बहुत ज़्यादा मत ध्यान दीजिएगा कि उसका अर्थ निकल रहा है कि नहीं। ओके, मैं आपको जैसा पढ़ाऊँ वैसा पढ़िए, आप विचार कीजिए। बट यहाँ पर मैंने शुरू में बता दिया कि ये जो मैकबेथ है ये रियल मैकबेथ है, मतलब ये रियल बुक है। जो भी लिखा है आपको, ये जैसा शेक्सपियर ने लिखा था वैसा ही, तो इसलिए लाइनों का अर्थ निकालना थोड़ा कठिन है। फिलहाल मैं समझाने की पूरी कोशिश करूँगा, आपको ध्यान देकर पढ़ना है और विचार करना है कि मैंने आपको क्या पढ़ाया बाद में। फर्स्ट सीन, फॉरेस्ट, अ रूम इन द पैलेस। फॉरेस्ट, ये फॉरेस्ट यहाँ पर स्थान का नाम है। ओके, ए रूम इन द पैलेस, और फॉरेस्ट नामक स्थान जो है वहाँ पर राजा का महल बना हुआ पैलेस, और उसमें एक महल में एक रूम है, यानी दरबार है। उसी में दरबार लगा हुआ है। राजा सभी लोग वहाँ पर पधारते हैं, आते हैं। इंटर डंकन, मेलकॉम, डोनाल्ड, लेनॉक्स एंड अटेंडेंट्स, यानी कि किंग डंकन भी उस दरबार में आते हैं, मेलकम आता है, डोनाल्ड आता है, लेनॉक्स आता है, और भी जो सामंत लोग होते हैं राजा के आसपास बैठने वाले, सभी लोग दरबार में आते हैं। दरबार सजने जा रहा है, मतलब अब विचार होने जा रहा है, क्योंकि मैकबेथ और बैंको भी पहुँचने वाले हैं और अभी ये लोग इंतज़ार करेंगे, वो लोग आएंगे फिर स्वागत करेंगे। तो डंकन कहते हैं, इज एग्जीक्यूशन डन ऑन कैडोर और नॉट दोज इन कमीशन yet returned। राजा डंकन कहते हैं, इज एग्जीक्यूशन डन ऑन कैडोर, क्या कैडोर का जो थेन था, जिसने राजद्रोह किया था, उसको मृत्युदंड दे दिया गया। आर नॉट दोज इन कमीशन येट रिटर्न, यानी वे लोग अभी लौटे नहीं। ये किसकी बात कर रहा है? कमीशन यहाँ पर आयोग, यानी उनको जो थेन ऑफ कैडोर थे, उनको मृत्युदंड देने के लिए, उनको सज़ा सुनाने के लिए कुछ लोगों को राजा ने भेजा था। तो उसको बोल रहे हैं कमीशन, यानी आयोग। उसमें एक कमीशन का गठन किया गया था कि ये लोग उस देशद्रोही को सज़ा देंगे। तो राजा पूछ रहे हैं कि क्या कैडोर का जो थेन था उसको सज़ा दे दिया गया? वे लोग अभी लौटे नहीं जिनको हमने सज़ा देने के लिए भेजा था, यानी सज़ा देने वाले लोग अभी लौटे नहीं। क्या बात है? तो वही डंकन पूछते हैं, इज़ एग्जीक्यूशन डन ऑन कैडोर, क्या जो कैडोर का थेन था उसको मृत्युदंड दे दिया गया? आर नॉट दोज इन कमीशन येट रिटर्न, वे लोग अभी लौटे नहीं जो जो सजा देने गए थे। मेलकॉम कहता, माई लीग, मेरे महाराज, मेरे स्वामी, दे आर नॉट येट कम बैक, हाँ वो अभी लोग वापस नहीं आए हैं, वे लोग अभी वापस नहीं आए हैं। बट आई हैव स्पोक, अब देखिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, आई हैव स्पोकन, हैव के बाद हम लोग हमेशा थर्ड फॉर्म यूज़ करते हैं, बट इन्होंने सेकेंड फॉर्म का यूज़ किया और इसका अर्थ भी अलग है। आई हैव स्पोक का मतलब मैंने बोला, लेकिन यहाँ पर दूसरा अर्थ निकलेगा। देखिए, बट आई हैव स्पोक, लेकिन मुझे बताया गया है। देखिए कैसे इसका अर्थ निकल रहा है। तो उनकी इंग्लिश वो कैसे लिखते हैं उससे हमें नहीं लेना है, हमको बस अपना अर्थ निकालना है, मीनिंग। तो मेलकॉम कहते हैं, माई लीग, मेरे महाराज, दे आर नॉट येट कम बैक, वे लोग अभी वापस नहीं आए, यानी जो सज़ा देने गए थे वे वापस नहीं आए हैं। बट लेकिन, आई हैव स्पोक, मुझे पता चला है, विद वन, एक लोग के द्वारा, दैट सॉ हिम डाई, जिसने उसको मरते हुए देखा। यानी कि मेलकॉम कहता है कि वे लोग आए तो नहीं जो सज़ा देने गए थे, लेकिन एक व्यक्ति ने मुझे बताया है कि उसने थेन ऑफ कैडोर को मरते हुए देखा, यानी सज़ा दे दी गई है। हु डिड रिपोर्ट, और उसने हमें सूचना दी है। उसने बताया, क्या बताया? दैट वेरी फ्रैंकली ही कन्फेस्ड हिज ट्रीजन्स, उस व्यक्ति ने मुझे बताया कि मरने से पहले थेन ऑफ कैडोर ने अपनी सारे अपराधों को कबूल कर लिया था, स्वीकार कर लिया था।
दैट वेरी फ्रैंकली, फ्रैंकली का मतलब स्पष्ट रूप से, दैट का मतलब वो, ही कन्फेस्ड उसने स्वीकार कर लिया, हिज ट्रीजन्स का मतलब अपने अपराध, यानी कि थेनाप कैडोर जब उसको मृत्युदंड दिया जा रहा था तो उसने अपने सभी गुनाहों को स्वीकार कर लिया। ऐसा किसने बताया? एक व्यक्ति मिला, वो हमें बताया। इम्प्लोर्ड योर हाइनेस पार्डन, और महाराज आपसे माफ़ी भी उसने मांगा। इम्प्लोर्ड का मतलब मांगा, पार्डन का मतलब माफ़ी, योर हाइनेस मतलब महाराज। तो मैल्कम कहते हैं कि उसने आपसे माफ़ी भी मांगा और अपराध भी स्वीकार किया। एंड सेट फॉर द डीप रिपेंटेंस, और इस तरह से पश्चाताप किया, नथिंग इन हिज लाइफ, जैसा जीवन में उसने कभी पहले नहीं किया था। ओके, तो उसने मतलब पश्चाताप किया। रिपेंटेंस का मतलब एक पश्चाताप, जब आदमी मरता है तो उसमें बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें करता है। तो उसने मतलब अपने अपराध को स्वीकार कर लिया कि हाँ, हमने देशद्रोह का जो है काम किया है, हम देशद्रोही हैं, ये सब स्वीकार कर लिया, आपसे माफ़ी भी मांगी और बहुत पश्चाताप भी किया। और ऐसा पश्चाताप किया कि उसने ऐसा जीवन में कभी नहीं किया था। नथिंग इन हिज लाइफ, ओके, बिकेम हिम लाइक द लिविंग इट, जब वो इसको छोड़ रहा था तब उसने पश्चाताप किया, यानी बिकेम हिम लाइक द लिविंग इट, इसका कोई वैसे सेंस नहीं यहाँ पर। फिर आपको पढ़ना ही डाइड, ही डाइड वो मरा, एज वन उस व्यक्ति की तरह, दैट हैड बीन स्टडी जिसने अध्ययन किया है, इन हिज डेथ अपनी मौत में, टू थ्रो फेंक दिया। अभी सुनिए जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, फिर बाद में अर्थ निकालता हूँ। टू थ्रो अवे यानी दूर फेंक दिया, द डियरेस्ट थिंग सबसे प्यारी चीज़, ही और जो उसके पास था, एज जैसे कि इट वर ए केयरलेस ट्रिफल, ये कोई तुच्छ चीज़ हो। अब यहाँ पर मैं मतलब समझाता हूँ, यानी थेनाप कैडोर ऐसे मरा जैसे कि कोई व्यक्ति मरता है जब पश्चाताप बहुत ज़्यादा करता है, यानी कि उसने अपने शरीर को ऐसे त्याग दिया जैसे वो चीज़ उसके लिए कोई प्यारी है ही नहीं। जबकि मरने से पहले, यानी कि जब युद्ध नहीं हुआ था उसके पहले, वो उसका जो शरीर था उसके लिए बहुत कीमती था, डियरेस्ट थिंग था। ओके, डियरेस्ट समझिए, जो थेनाप कैडोर था उसने अपने शरीर का ऐसे त्याग किया जैसे वो चीज़ उसके लिए एक तुच्छ चीज़ है, जबकि मरने से पहले, युद्ध से पहले उसको वो शरीर बहुत ज़्यादा प्यारा था। तो वही कह रहा, ही डाइड वो मरा, एज वन उस व्यक्ति की तरह, दैट हैड बीन स्टडीड जिसने अध्ययन किया हुआ था। जैसे बहुत लोग जानते हैं कि मौत के समय कैसे मरना चाहिए। कैसे मरना का मतलब सच्ची बातें बोलनी चाहिए, उस समय जितना बुराइयां हैं सब त्याग देनी चाहिए, दिल दिमाग से निकाल देनी चाहिए। तो वो इस व्यक्ति की तरह होकर के मरा है थेनाप कैडोर। मतलब जब मर रहा था तो उसमें उसके अंदर कोई बुराई नहीं थी, ऐसा लग रहा था उसको पहले से पता है कि मरने के टाइम क्या करना है। तो स्टडीड का मतलब अध्ययन वही किया है कि मरने के समय क्या बोलना है, सच बोलना, झूठ बोलना, कैसे बोलना है, ये सब लगता था कि उसने अध्ययन किया है। ओके, तो वही कह रहा है, ही डाइड वो मरा, एज जैसे कि वन दैट हैड बीन स्टडीड जैसे कि उसने अध्ययन किया हो, इन हिज डेथ मौत में, यानी मौत के बारे में जैसे उसको पता रहा हो कि जब मौत आएगी तो मुझे अच्छी अच्छी बातें बोलनी है, पश्चाताप करना है, अपराधों को स्वीकार करना, ऐसे वो मरा, यानी कि सब कुछ अच्छे काम करके मरा। टू थ्रो अवे द डियरेस्ट थिंग, टू थ्रो अवे मतलब दूर फेंक दिया, द डियरेस्ट थिंग अपनी सबसे प्यारी वस्तु, ही और जो उसके पास थी, यानी उसकी सबसे प्यारी वस्तु क्या थी थेनाप कैडोर की? भाई सबकी सबसे प्यारी वस्तु उसका शरीर होता है, बॉडी। उसको उसने ऐसे फेंका जैसे एज इट वर केयरलेस ट्रैफल, जैसे कि एक तुच्छ वस्तु हो, यानी शरीर का ऐसे त्याग किया जैसे वो कोई बेकार वस्तु है, यानी कि मरते समय उसने अपना गुनाह स्वीकार कर लिया। अब डंकन कहते हैं, देयर इज नो आर्ट, ऐसी कोई कला नहीं है, टू फाइंड जिससे प्राप्त किया जा सके, द माइंड्स कंस्ट्रक्शन दिमाग की संरचना, इन द फेस चेहरे पे। इसका मतलब समझ लीजिए, मतलब कोई ऐसी कला नहीं जिसके द्वारा आप किसी के चेहरे को देखकर उसके अंदर की बात बता दें। जैसे बहुत लोग कहते हैं कि हम भाई चेहरा देखकर बता सकते हैं आदमी कैसा है। तो डंकन कहते हैं देयर इज़ नो आर्ट, ऐसी कोई कला ही नहीं है,
टू फाइंड कि आप प्राप्त कर लें, माइंड कंस्ट्रक्शन मतलब मन को जान लें, माइंड कंस्ट्रक्शन मतलब अंदर की भावना, इन द फेस चेहरे पे। तो डंकन कहते हैं ऐसी कोई आज तक कला ही नहीं है जिसके द्वारा आप किसी के अंदर के भावों को उसके चेहरे को देख करके बता दें। ही वॉज ए जेंटलमैन, वो एक अच्छा आदमी था। किंग डंकन कहते हैं थेनाप कैडोर के बारे में, जिसको सज़ा दे दी गई है, जो पछता रहा था बहुत। तो कह रहे हैं ही वॉज ए जेंटलमैन, वो एक उदार व्यक्ति था, जेंटलमैन था, सज्जन पुरुष था। ऑन हुम आई बिल्ट एज एब्सोल्यूट ट्रस्ट, जिस पर मैं निश्चित रूप से बहुत विश्वास कर रहा था, मतलब मैं उस पर बहुत विश्वास करता था, लेकिन उसने मुझे धोखा दिया। हालांकि वो अच्छा था, लेकिन लास्ट में उन्होंने धोखा दिया मुझे। फिर देखिए अब यहाँ पर क्या होता है, मैकबेथ बैंको, रॉस एंगस ये सब प्रवेश कर जाते हैं। मैकबेथ बैंको युद्ध से आ रहे थे और रॉस एंगस को किंग ने भेजा था कि जाओ मैकबेथ और बैंको को बधाई दे दो कि थेनाप कैडोर आपको बना दिया गया है, और जो पहले थेनाप कैडोर था उसको फांसी की सज़ा दे दी गई है। तो अब ये चारों एक साथ प्रवेश करते हैं दरबार में। ओ वर्दियस्ट कजिन, ए मेरे प्यारे मित्रों, ये कौन बोलता है? डंकन बोलते हैं। यानी जब मैकबेथ और बैंको को देखता है डंकन तो बोलता है ओ वर्दियस्ट कजिन, ए हमारे योग्य सेनापतियों, मित्रों, कुछ भी कह लीजिए। द सिन ऑफ माई इनग्रेटिट्यूड इवन नाउ वॉज हैवी ऑन मी, यानी तुम लोगों ने ये काम करके, युद्ध को जीत करके जो उपकार मेरे ऊपर किया है वो मुझ पर बहुत भारी पड़ रहा है, एक पाप की तरह मुझ पर लद गया है, मतलब अब मैं उसको उतार नहीं सकता। कुल मिलाकर बहुत खुश हैं राजा डंकन। तो कहते हैं बैंक और मैकबेथ से कि जो तुम लोगों ने मुझ पर उपकार किया है, कृतज्ञता की है। इनग्रेटिट्यूड का मतलब कृतज्ञ, कृतज्ञता, यानी तुम लोगों ने जो मुझ पर उस उपकार किया है, इवन नाउ वॉज हैवी ऑन मी, वो मुझ पर बहुत भारी पड़ रहा है। दाउ आर्ट सो फॉर, तुम्हारी कला इतनी अच्छी है, इतनी आगे है, बहुत ज़्यादा आगे है। बिफोर द स्विफ्टेस्ट विंग ऑफ रिकम्पेंस इज स्लो टू ओवरटेक दी, यानी तुम्हारी देने की जो कला है वो इतनी तेज है कि हमारा बदले में देने की कला बहुत पीछे हो जाती है। अब ये क्या मतलब है, समझ लीजिए पहले। यानी कि जैसे मैकबेथ और बैंको ने युद्ध को जीत करके उनको बहुत प्रसन्न किया, खुशी दी, उन पर जो उपकार किया, तुम डंकन कहते हैं जो तुमने उपकार किया है वो बहुत ज़्यादा है, और जो मैं तुम्हें इनाम दूंगा वो बहुत पीछे है, बहुत कम है। यानी कि जो तुम दे रहे हो वो बहुत आगे है, और जो मैं तुमको दूंगा वो बहुत पीछे है, बहुत कम है। अभी वही कह रहे हैं, दाऊ आर्ट, तुम लोगों की कला, तुम लोगों की कला सो फार, बहुत अधिक है, बिफोर और उसके सामने, द स्विफ्टेस्ट विंग, सबसे तेज पंख, ऑफ माई रिकम्पेंस, मेरी सांत्वना का, सांत्वना पुरस्कार दिया जाता है, यानी मेरे पुरस्कार का सबसे तेज विंग, इज स्लो, धीमा है, टू ओवरटेक दी, तुम्हारे उसको ओवरटेक करने के लिए। यानी जो तुम हम पर उपकार कर रहे हो उसके बदले में मैं जो दे रहा हूँ वो सब बहुत कम है, तुम्हारा उपकार हम पर बहुत ज़्यादा है। अब फिर यहाँ पर कहते हैं वुड दाउ हैड्स लेस डिजर्व्ड, अगर तुम थोड़े कम योग्य होते, कह रहे हैं डंकन मैकबेथ और बैंको से, वुड दाउ हैड लेस डिजर्व, यदि तुम लोग थोड़े कम योग्य होते, दैट द प्रपोर्शन बोथ ऑफ थैंक्स एंड पेमेंट माइट हैव बीन माइन, तो मेरा जो पेमेंट और थैंक्स है वो बराबर हो जाता। प्रपोर्शन मतलब अनुपात में बराबर हो जाता, यानी जो हम तुम्हें धन्यवाद देते हैं, जो तुम्हें पेमेंट देंगे, यानी अभी कुछ जैसे हमने तुम्हें थेनाप कैडोर बनाया, पुरस्कार दिया, थैंक्स, धन्यवाद कहा, ये सब बराबर हो जाता अगर तुम लोग कम योग्य होते तो। लेकिन तुम लोग बहुत योग्य हो, इसलिए हमारा जो थैंक्स है, पेमेंट है, ये सब बहुत पीछे है, यानी हमारी देने की जो चीज़ है वो बहुत पीछे है, वो तुम्हारे चीज़ को ओवरटेक नहीं कर पाएगी, उसको पीछे नहीं छोड़ पाएगी। समझ रहे हैं ना? यही कह रहे हैं ओनली आई हैव लेफ्ट टू से, मतलब बहुत ज़्यादा प्रसन्न है। कहते हैं जितना तुम लोगों ने मुझे दिया है युद्ध को जीत कर, क्या जो भी मेरे लिए काम करा है, उतना मैं कभी वापस नहीं कर पाऊँगा। वापस करने की जो मेरी शक्ति है, मेरी कला है, वो तुमसे बहुत ज़्यादा पीछे है। तुम लोगों ने बहुत उपकार ला दिया, मतलब बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं,
कह रहे हैं ओनली आई हैव लेफ्ट टू से, अब मुझे केवल इतना ही कहना है, मोर इज दाई ड्यू, यानी दाई का मतलब तुम्हारा, ड्यू का मतलब बाकी है, मोर इज दाई ड्यू, तुम्हारा लोग का बहुत कुछ बाकी रह जाएगा, देन मोर देन ऑल कैन पे, जितना भी मैं पे कर सकता हूँ, यानी जितना मैं पे करूँगा तुमको, मैंने दिया पुरस्कार, थैंक यू, जितना कुछ भी कहा, दिया, सम्मान किया, उतना तो मैंने दिया, लेकिन उससे ज़्यादा भी मेरे पास बाकी है, मतलब मैं क्या कहूँ, शब्द ही नहीं मेरे पास। तो वही कह रहे हैं, ओके, कह रहे हैं मैं जितना तुम्हें चुकाता हूँ उससे अधिक तुम्हारा मेरे ऊपर अभी कर्ज है, बाकी है, यानी तुम लोगों ने हम पर उपकार करके बहुत कर्ज लाद दिया है, मैं कैसे उसको चुकाऊँ, यानी चुका ही नहीं पाऊँगा, थोड़ा बहुत देता हूँ, बाकी तुम लोग का जो परोपकार है वो हम पर लदा हुआ है। ओके, तो ये लाइनें कठिन थी, कुल मिलाकर अगर हम कहें तो यहाँ पर पहले तो ये बात कही गई, समरी में थोड़ा सा बता देता हूँ 2 मिनट में। सबसे पहले तो डंकन ने कहा कि जो थेन ऑफ कैडोर था, जिसने देशद्रोह किया था, उसको फांसी दी गई कि नहीं। तो मैल्कॉम कहता है कि उसको फांसी दे दी गई, हालांकि जो फांसी देने वाले थे वो लोग नहीं लौटे हैं, लेकिन एक लोग ने बताया, जिसने उसको फांसी पर लटके हुए देखा था, उसने बताया कि वो मरते समय अपने सारे गुनाहों को कबूल किया, आपसे क्षमा भी मांगी और बहुत सारी चीज़ें की, बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें की उसने, और अपने शरीर का त्याग कर दिया। फिर बैंको और मैकबेथ प्रवेश करते हैं, तो डंकन उनको एक प्रकार से स्वागत करते हैं, कहते हैं कि तुम लोगों ने हम पर जो उपकार किया है उसके बदले में मैं कुछ चुका नहीं सकता, यानी जितना भी चुकाऊं, जितना भी पेमेंट करूं तुमको, जितना भी थैंक्स बोलूं, वो सब कम है, उसके आगे हम नहीं जा सकते, यानी हमारी जो देने की प्रवृत्ति है वो तुम्हारे देने की प्रवृत्ति से बहुत पीछे है। अगर तुम थोड़े कम योग्य होते तो शायद हम लोग बराबर हो जाते हैं, लेकिन तुम तो बहुत ज़्यादा योग्य हो। ओके, तो ये एक पार्ट है, और एक पार्ट और शायद आएगा, उसमें हम लोग ये 4th सीन को कंप्लीट कर देंगे। तो वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये देखिए, ये इसी तरह पढ़ाया जा सकता है। अगर आप सोचें कि ला ये किताब रख के एकदम सेम सेम मीनिंग निकाल दें, तो नहीं, क्योंकि मैं आत्मा आपको बता रहा हूँ, आत्मा स्पिरिट क्या है इस मैकबेथ की।